हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। ए 20-year-old woman gives a history of sharp pain in the lower abdomen। एक 20 ईयर वुमन है जो हिस्ट्री बता रही है कि उसको क्या हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है कहाँ पे, लोअर एब्डोमेन में, फॉर 2 to 3 days एवरी मंथ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसको 2 से 3 दिन तक पेन रहता है और हर मंथ में अप्रोक्सीमेटली 2 वीक बिफोर द मेंसेस। उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे 2 वीक पहले वो अप्रोक्सीमेटली बता रही है कि हाँ 2 वीक पहले वो पेन होता है। द मोस्ट प्रोबेबल ईटियोलॉजी फॉर हर पेन इज। अब इस केस के अंदर मोस्ट प्रोबेबल ईटियोलॉजी क्या हो सकती है, किस वजह से उसको जो पेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। ऑप्शन देखिए, एंडोमेट्रियोसिस, डिसमेनोरिया, पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस या फिर मिटेल्स मट्स। क्या रहेगा अपना आंसर। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, एग्जाम नियर बाई है, बस टू द पॉइंट रहेंगे। ठीक है, और चारों का मीनिंग बताऊंगा और आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सोल्व करवाने मुझे प्री के लिए और मेंस के लिए, नॉट सेट के लिए। क्या रहेगा अपना आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, वो भी 2 वीक बिफोर मेंसेस। ठीक है, मतलब समझ रहे हो आपकी 14 डेज बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 14 डेज बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आप क्या समझ सकते हो, एक साइन हमें देखने को मिलता है। वो साइन क्या होता है, मिटेल्स मर्ज साइन। अपना आंसर भी क्या रहेगा, मिटेल्स मर्ज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, मीनिंग इज पेनफुल ओवुलेशन। मिटेल्स मस का क्या मतलब होता है, जब ओवुलेशन हो रहा होता है तब क्या होता है, जो रेप्चर देखने को मिलता है वहां पे ओवेरियन फॉलिकल में, पेनफुल ओवुलेशन ड्यूरिंग रैप्चर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। जब ओवेरियन फॉलिकल रेप्चर होता है तब क्या होता है, पेशेंट को या फिर फीमेल को क्या होता है, पेन होता है, और इस पेन को हम क्या बोलते हैं, मिटेल्स मर्ज पेन। एपियर कब हो रहा है, 2 वीक बिफोर मेंसेस, तो हम इसको बोल सकते हैं मिड मेंस्ट्रुअल पीरियड में। और पेशेंट किसकी कंप्लेन कर रहा है यहाँ पे, पेन की कंप्लेंट कर रहा है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर की मिटेल्स मर्ज जो पेन होता है मिटेल्स मर्ज के अंदर, वो पेन कहाँ होता है, तो इलायक फोसा की साइड में। ठीक है, इलायक फोसा जिस साइड की ओवम से फॉलिकल रिलीज हुआ है उधर उधर साइड की इलायक फोसा में क्या होगा, उसको पेन होगा। साथ साथ में ये रेडिएट किधर होता है, तो हाइपोगेस्ट्रियम रीजन में। ठीक है, एमसीक्यू बनने लायक टॉपिक है ये मिटेल्स मर्ज साइन। और पेशेंट साथ साथ में ये भी कंप्लेंट कर सकता है कि उसको क्या हो रहा है, स्लाइटली वेजाइनल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, मगर ये जरूरी नहीं कि हर केस के अंदर देखने को मिले। ठीक है, कभी कभी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, वेजाइनल सॉरी मिटेल्स मर्ज। अभी जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज किसकी है, एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, देखो चीज़ों को समझना है कम से कम टाइम के अंदर, ताकि जब ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ नाम दिखे तो आप आराम से बता पाओ। तो देखो यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, ये है एंडोमेट्रियोसिस। क्या यहाँ पे एरो के जो निशान दिख रहे हैं आपको, एंडोमेट्रियोसिस क्या मतलब होता है, एंडोमेट्रियोसिस का क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, डिजीज इन विच टिश्यू सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस grows outside to the uterus।
क्या मतलब हुआ एंडोमेट्रियोसिस का कि ऐसे टिश्यूज की लाइनिंग जो सिमिलर हो किससे, यूट्रस के टिश्यू से, जो कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, यूट्रस के आउटसाइड के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, अब इसके साइन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो साइन एंड सिम्टम की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डिस्मेनोरिया, पेनफुल सेक्स, और क्या देखने को मिलेगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग, और क्या देखने को मिलेगा पेशेंट को, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग। तो इस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं पेशेंट में, ड्यू टू यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटवर्ड में यूट्रस के जैसे टिश्यू की लाइनिंग, आउटसाइड के अंदर भी आपको वैसी टिश्यू देखने को मिलते हैं, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हमने देख लिया आराम से। नेक्स्ट क्या है, डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया गया है, पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जैसे स्पाइन में होती है उसको बोलते हैं पोर्ट्स टीबी, उसी प्रकार से लिम्फ नोड में भी यहाँ पे टीबी देखने को मिलती है, उसी प्रकार से पेल्विक में भी टीबी देखने को मिलती है, जिसमें हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एमसीक्यू नंबर 1, और इसको हमने अच्छे से समझ लिया है, और इस प्रकार का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा तो आप आराम से इसको सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए पेशेंट हैड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। एक पेशेंट को क्या हुआ है, सीएबीजी हुआ है, सर्जरी हुआ है 3 days ago, 3 दिन पहले। Which of the following condition is suspected by the nurse when the decrease in platelet count from 2,30,000 microliter to 5,000 microliter is noted? तो देखो एक पेशेंट को क्या किया गया है, सीएबीजी की गई थी 3 दिन पहले, तो अभी पेशेंट को क्या हो रहा है, उसके प्लेटलेट काउंट 2,30,000 से कम होकर 5,000 तक पहुंच गए। तो ऐसा क्या नर्स सस्पेक्ट करेगी कि ये किस वजह से हुआ है। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यूज अनग्लेक्स बेस्ड है, सारे के सारे एमसीक्यूज, और जैसे मॉस्बी वगैरह से और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो बार बार पूछे हुए आ रहे हैं इन टॉपिक्स में से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, प्री के लिए और मेंस के लिए भी, नॉर्थ सेट के लिए। तो देखो ऑप्शंस क्या है अपने पास में, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, पैनसाइटोपनिया, हिपेरिन एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपनिया, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा। क्या रहेगा अपना आंसर इस एमसीक्यू में? अच्छा एमसीक्यू है। तो देखिए ये जो कंडीशन आपको बताएगी यहाँ पे कि सीएबीजी किया गया है अभी 3 दिन बाद में, उसका वो क्या होने लग गया है, उसका जो प्लेटलेट काउंट है काफ़ी सीवियरली डिक्रीज हुआ है, तो इसे हम कहते हैं हिपेरिन एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपनिया। आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा, किस प्रकार से ये चीज़ें होती है ये हमें देखना पड़ेगा, ताकि तभी हमें ये टर्म समझ में आएगी, ये टर्म एक्चुअली है क्या। तो देखो, तो सबसे पहले तो ये क्या है, एक्वायर्ड प्लेटलेट डिसऑर्डर हो गई यहाँ पे, एक्वायर्ड प्लेटलेट डिसऑर्डर है। ठीक है, जनरली प्लेटलेट डिसऑर्डर नहीं है, मगर ये एक्वायर्ड हो गई है। ठीक है, ली गई है प्लेटलेट में डिसऑर्डर, इसे क्या कर दिया, एक्वायर्ड प्लेटलेट डिसऑर्डर। इसके अंदर होता क्या है, डिसऑर्डर के अंदर सिंपली समझना है हमें कि हिपेरिन एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर हैट डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, थ्रोम्बोसिस इन आर्टरीज, वेन्स एंड, और फाइनली लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ठीक है, आपने सभी के आया होगा माइंड में कि प्लेटलेट ही तो थ्रोम्बोसिस करने का काम करती है, तो प्लेटलेट कम होगी तो थ्रोम्बोसिस कैसे होगा।
तो इसकी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। प्राइमरीली क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कुछ यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होता है। बाद में ये जो थ्रोम्बोसिस बनता है, थ्रोम्बोसिस बनने के बाद में यहाँ से जो हिपेरिन का जो एंटीजन होता है वो यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। रिमूव करता कौन है इसको, यहाँ से हमारी बॉडी में क्या होती है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस इसको रिमूव करती है यहाँ से, और साथ में ही यही मैक्रोफेज यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कॉज करवा सकती है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे शॉर्ट में अपन ने समझा है कि किस प्रकार से हैट डिसऑर्डर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी मैं पैथोफिजियोलॉजी एक बार में आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक्सपोजर टू हिपेरिन। एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, एक तो ये एमसीक्यू एग्जाम में पूछा गया था आपसे, पीवाईक्यू है। दूसरा यहाँ से एमसीक्यू बनेगा कि किस प्रकार का हिपेरिन से हिपेरिन एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाली कंडीशन हो सकती है, मतलब हैट वाली कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर आपका प्रायोरिटी आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट आंसर क्या जाएगा, अनफ्रैक्शनेट हिपेरिन से, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, LMWH लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन से। अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हों तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले किस पे जाएगी, अनफ्रैक्शनेट हिपेरिन से, क्योंकि मोस्ट कॉमन रिस्क किससे द्वारा हो सकती है, अनफ्रैक्शनेट हिपेरिन के द्वारा ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। अब हमने क्या किया, हिपेरिन का एक्सपोजर किया, ठीक है। अब हमारी बॉडी में क्या हो गया, IgG एंटीबॉडी फॉर्म्ड हो गई, किसके अगेंस्ट, हिपेरिन के अगेंस्ट हिपेरिन के। अब क्या होगा, प्लेटिलेट फैक्टर 4 बाइंड विथ हिपेरिन। ये ध्यान में रखना, प्लेटिलेट फैक्टर 4 होता है जो हिपेरिन से बाइंड होता है। अब इससे क्या होता है, एक कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या नाम होता है इस कॉम्प्लेक्स का, एंटीबॉडी हिपेरिन PF4 कॉम्प्लेक्स बन गया अपना कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडी हिपेरिन PF4 कॉम्प्लेक्स। अगर एग्जाम में एमसीक्यू बने कि ये होता क्यों है, हैट डिसऑर्डर क्यों देखने को मिलती है, ड्यू टू एंटीबॉडी हिपेरिन PF4 कॉम्प्लेक्स, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। इस कॉम्प्लेक्स से क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड प्लेटिलेट एक्टिवेशन। प्लेटिलेट क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और अपनी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसिस। समझ में आ गया कि हिपेरिन से थ्रोम्बोसिस किस प्रकार से होता है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस समझ गए, थ्रोम्बोसिस इन वेसल्स, वेसल्स में अपनी आर्टरीज भी आ सकती है, वेन्स भी आ सकती है। अब देखिए, नाउ इंक्रीज प्लेटिलेट फॉर कोगुलोटिंग। अब क्या है, प्लेटिलेट जो है उसका इंक्रीज हो गया, क्या, कंजप्शन। नाउ कंजप्शन इंक्रीज फॉर, ठीक है। अभी क्या हो गया, क्लोटिंग करने के लिए, थ्रोम्बोसिस करने के लिए जो प्लेटिलेट का कंजप्शन है वो यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया। एंड नाउ रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी हिपेरिन PF4 complex by macrophages of reticuloendothelial system। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस PO4 कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे क्या कर दिया, मैक्रोफेजेस ने रिमूव कर दिया। तो क्या PO4 कॉम्प्लेक्स बना किससे था, प्लेटिलेट से बना था। तो इनडायरेक्टली अपनी बॉडी में क्या कम हो गई, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको देखने को मिल गया।
अब आगे आपके समझ में कि हिपेरिन ने किस प्रकार से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को इंड्यूस किया और थ्रोम्बोसिस बना दिया, जबकि हिपेरिन तो होता ही है, थ्रोम्बस डिसोल्वर का काम करता है, मगर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हिपेरिन से ही थ्रोम्बस बन रहा है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के अंदर अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन 1 में आपको बताया गया है डीआईसी। डीआईसी के अंदर भी क्या होती है, अपने अबनॉर्मल ब्लड क्लोटिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पैनसाइटोपेनिया का क्या मतलब होता है? पैन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, और साइटोपेनिया मतलब साइटो मीन्स सेल, मतलब अपने ब्लड की कंप्लीट सेल्स में कमी देखने को मिलेगी, डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में और प्लेटलेट में। ठीक है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक पर्पुरा, तो ये एक अपने कह सकते हैं कि क्लोटिंग फैक्टर रिलेटेड, जैसे अपना क्लोटिंग फैक्टर कौन सा होता है? वॉन विलबर्ड फैक्टर। ठीक है, वॉन विलबर्ड फैक्टर होता है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे अल्ट्रेशन होगा तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अंदर भी अपने क्या देखने को मिलता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है, मतलब प्लेटलेट की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, टर्म्स का पता होना चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चन के आंसर पे जा पाओगे, तभी आप नेगेटिव ऑप्शंस को रिमूव कर पाओगे और अपने करेक्ट आंसर पे पहुंचोगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट विथ कैंसर ऑफ पैनक्रियाज हैज अंडरगोन ए वीपल प्रोसीजर। एक क्लाइंट को क्या है? पैनक्रियाज का कैंसर है और अभी वो किस में अंडरगो है? वीपल प्रोसीजर के अंदर। द नर्स इज अवेयर दैट ड्यूरिंग वीपल प्रोसीजर द डॉक्टर विल रिमूव द। अब नर्स अंडरस्टैंड है वीपल प्रोसीजर को लेके कि वीपल प्रोसीजर के अंदर डॉक्टर किसे रिमूव करने वाला है। ऑप्शंस देख लीजिए आप सभी के सामने। Paroxysmal third section of small intestine, head of the pancreas, esophagus and jejunum, and stomach and duodenum। वीपल प्रोसीजर के अंदर क्या रिमूव किया जाता है? बार बार एमसीक्यू बनता है वीपल प्रोसीजर से लेके। तो देखिए, वीपल प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, सबसे पहला एमसीक्यू कि यहाँ पे पैनक्रियाज के कैंसर को रिमूव किया जाता है, और अपना आंसर भी क्या रहेगा यहाँ पे? सबसे ज्यादा पैनक्रियाज में कैंसर कहाँ बनता है? तो हेड ऑफ द पैनक्रियाज में। ठीक है, आंसर क्या रहेगा अपना? हेड ऑफ द पैनक्रियाज को यहाँ पे वीपल प्रोसीजर के अंदर रिमूव किया जाता है। वीपल प्रोसीजर का दूसरा नाम क्या होता है? पैनक्रिएटो ड्यूडेनेक्टोमी। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट को साथ में अपन क्या करते हैं? रिमूव करते हैं और इसको स्टमक से डायरेक्ट लिंक करते हैं, उधर से कॉमन बाइल डक्ट को लिंक करते हुए अपन कंप्लीट यहाँ पर इंटेस्टाइन का वापस से फ्लो बनाते हैं कि किस प्रकार से फूड पार्टिकल है जो बाहर निकलेगा। ठीक है, और पैनक्रियाटिक जूस भी इसके अंदर मिलता रहे, ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट भी आगे इसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, और आगे से स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पैनक्रियाटिक ड्यूडेनम को रिमूव किया, मगर एक कंडीशन और होती है, इसी के सिमिलर मीनिंग होता है उसका भी, उसको अपन क्या बोलते हैं? पैनक्रिएटो को ड्यूडेनेक्टोमी। इसके अंदर दो टाइप से होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप अपना क्या है? यही है, जिसके अंदर अपन हेडो पैनक्रियाटिक साथ में और क्या क्या रिमूव करते हैं अपन देख लीजिए। ड्यूडेनम को रिमूव करते हैं, और किसको करते हैं? ड्यूडेनम किसका पार्ट हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद में पोर्शन ऑफ बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर, इसके पोर्शन को रिमूव करते हैं और साथ में उसके एसोसिएटेड लिम्फ नोड को। इतना कुछ जो होता है वीपल प्रोसीजर के अंदर, ये सब चीजें की जाती है और काफी लेंथी प्रोसीजर होता है ये। ठीक है, मोर देन 6 आवर तो मिनिमम इस प्रकार के ऑपरेशन के अंदर तो लगता ही लगता है। अभी जो है आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही है, जो किसकी इमेज है? वीपल प्रोसीजर की इमेज है ये आपके सामने।
ठीक है। इसके अंदर देखो ये तो अपना क्या है, नॉर्मल है बिफोर द प्रोसीजर। इसके अंदर आपको बॉडी दिख रही है पेनक्रियाज की, और क्या दिख रही है, टेल भी दिख रही है। ठीक है, येलो वाली अंदर की साइड में जो येलो वाली है ये बॉडी एंड टेल दिख रही है आपको यहाँ पे। उसके बाद में ये यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, इसका ड्यूडेनम पार्ट दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या है, ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीन टाइप, ग्रीन ग्रीन मार्कर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बना दिया गया पेनक्रियाज का ट्यूमर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ऊपर क्या है आपका गाल ब्लैडर ऊपर की साइड में, और बाइल डक्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये क्या हो गया आपका स्टमक। अब हमने क्या कर दिया, प्रोसीजर कर दिया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टमक के पार्ट को इससे कनेक्ट करेंगे पैनक्रिएटोजेजुनोस्टोमी करके, फ्लो ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड रिप्लाज, मतलब पैनक्रियाज के पार्ट को किससे जोड़ेंगे, जेजुनम से। ये ध्यान में रखना, पैनक्रियाज के पार्ट से किसको जोड़ते हैं, जेजुनम से जोड़ते हैं। गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, साथ में अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से फूड पार्टिकल को जो है वो जेजुनम के अंदर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम को तो रिमूव हमने कर ही दिया, ड्यूडेनेक्टोमी है तो ठीक है, नाम में ड्यूडेनेक्टोमी मतलब ड्यूडेनम को रिमूव कर देंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से जोड़ेंगे, एमसीक्यू बन सकता है, तो बनेगा किससे, जेजुनम से। इसके बाद में देखिए ऊपर कोलेडोजेजुनोस्टोमी, तो कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे जो है उसको भी यहाँ पे किससे जोड़ दिया हमने, जेजुनम से जोड़ दिया। ठीक है, ये होता है विपल प्रोसीजर, उसका जो हेड वाला पार्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया विपल प्रोसीजर। ठीक है, अलग अलग इसके आजकल टेक्निक्स होती है, जिसके अंदर कुछ पार्ट के अंदर गाल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट के अंदर स्टमक को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा स्टमक वाले पार्ट को भी रिमूव करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं, वो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, इस प्रकार की सीवियरिटी होती है। ओके, एमसीक्यू आए तो आराम से कर देना। जेजुनम यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, आफ्टर द सर्जरी जेजुनम से अपन क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं डायरेक्ट पेनक्रियाज का, कॉमन बाइल डक्ट का, और गैस्ट्रिक जो सिक्रेशंस आ रहे हैं उनका। नेक्स्ट एमसीक्यू, चलिए एक इमेज और आप सभी के सामने। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया। इसोफेगस आपका एज इट इज रहेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, मतलब हेड का कैंसर था तो हमने क्या कर दिया, हेड को रिमूव कर दिया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है, इसको भी अपन यहाँ से डायरेक्ट जेजुनम से कनेक्ट कर दिया, कॉमन बाइल डक्ट को जेजुनम से कनेक्ट कर दिया, स्टमक वाले इसको पैंक्रियाज को भी जेजुनम से कनेक्ट कर दिया। तो मेन अपना क्या रहेगा, जेजुनम में डायरेक्ट आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट आएगा। ये कौन सा प्रोसीजर होता है, विपल्स प्रोसीजर। साइंटिस्ट था जिसका सरनेम था विपल, उसके ऊपर ये प्रोसीजर का नेम रखा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, वेजाइनल डिलीवरी इज अलाउड इन ऑल एक्सेप्ट। वेजाइनल डिलीवरी हम सभी के अंदर अलाउ करते हैं, एक को छोड़कर। ऐसा एक कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर वेजाइनल डिलीवरी को यहाँ पे सजेस्ट नहीं किया जाता है? ऑप्शन क्या है, मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विंस में, फर्स्ट ट्विंस इन सिफेलिक एंड सेकंड ट्विंस इन ब्रीच पोजीशन के अंदर, एक्सटेंडेड ब्रीच के अंदर, या फिर मेंटो एंटीरियर पोजीशन के अंदर। कौन सी पोजीशन में वेजाइनल डिलीवरी को अलाउ नहीं किया जाता है? तो देखिए जरा डिस्कशन का यहाँ पे ये भी टॉपिक नहीं है, सिंपल वे में समझते हुए चलेंगे। देखो, फर्स्ट ट्विन सिफेलिक एंड सेकंड ट्विन ब्रीच के अंदर यहाँ पे आसानी से वेजाइनल डिलीवरी की जा सकती है। ठीक है, एक्सटेंडेड ब्रीच के अंदर भी हम आसानी से वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, और मेंटो एंटीरियर, ठीक है, मेंटो एंटीरियर पोजीशन के अंदर भी अपन आसानी से वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। मगर मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक ट्विंस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, सिजेरियन सेक्शन हमें यहाँ पर हमें यहाँ पे काम में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, देखिए, तो यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही होगी, जिसके अंदर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो ये क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। ध्यान में रखना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। और मोनोजाइगोटिक, आइडेंटिकल और डाइजाइगोटिक को अपन क्या बोलते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, ये आप टर्म ध्यान में रखना। इसके बाद में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक।
ठीक है। इसके अंदर क्या है, दो ही यहाँ पे कोरियन देखने को मिल रही है और दो ही यहाँ पे एमनियोटिक सैक देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, और इसके लिए सेपरेट प्लेसेंटा होगी, इसके लिए भी सेपरेट प्लेसेंटा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वेजाइनल डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कहने में अभी मैं इसमें क्यों आएगी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मोनो कोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक में क्यों आती है, ठीक है। टू सेपरेट प्लेसेंटा होती है, टू सेपरेट एमनियोटिक सैक होती है, तो अपन वन बाय वन दोनों करके बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों को एक साथ में ही निकाला जाए, एक साथ में तो वैसे भी नहीं निकलेंगे। सेकंड हम बात करते हैं, देखो डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, और फ्यूज्ड प्लेसेंटा। इसमें क्या था, प्लेसेंटा सेपरेट थी और इसमें क्या है, प्लेसेंटा एक दूसरे से क्या हो चुकी है, यहाँ पे फ्यूज हो चुकी है, ठीक है। कोई बात नहीं, अपन किसकी बात करें, वेजाइनल डिलीवरी की। ये तो बस आपको टाइम समझाने के लिए यहाँ पे लाया गया है। इसके बाद में देखिए मोनोकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। इसकी क्या है, यहाँ पे कोरियन तो एक ही है और एमनियोटिक जो फ्लूइड है, फ्लूइड की जो सैक है वो यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो एमनियोटिक फ्लूइड अलग अलग सेपरेट कोड यहाँ पर देखने को मिली है, अलग अलग चैम्बर से यहाँ पे अटैच्ड है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मोनोकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक में क्या होता है, एक ही प्लेसेंटा होती है, टू सेपरेटेड एमनियोटिक सैक होते हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में देखो अपना क्वेश्चन का आंसर किससे बना है, मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक से। अब देखिए मोनोकोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक, मोनो मीन्स वन, तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेसेंटा से शेयर कर रहे हैं और दोनों एक ही एमनियोटिक सैक के अंदर भी रहते हैं। तो देखिए इसका यहाँ पर ये चांसेस रहता है कि जब हम इसकी वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे तो हो सकता है कि क्या हो जाए, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए, बर्थ एक्सपाइक्सिया हो जाए, कॉर्ड जो है वो फिटस के यहाँ पे नेक के सराउंड किसी के भी यहाँ पे लग गई तो कोई भी एक फिटस है वो डेथ हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकती है, फाइनली फीटल डेथ। इसलिए हम जो क्या नहीं करवाते हैं, मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक में हम सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, यहाँ अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। During the assessment of a laboring client, the nurse note that the fetal heart tone FST is loudest in the upper right quadrant के अंदर, ठीक है। ये क्या हो गया, अपन ने स्टमक के 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गए अपर, ये दोनों क्या हो गए लोअर, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा होता है, फीमेल का, अगर फीमेल अपनी साइड में देख रही है तो फीमेल का पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये भी हो गया राइट और ये भी हो गया लेफ्ट, ठीक है। फीमेल अपनी साइड में देख रही है तो ठीक है, फीमेल नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में, तो जिस साइड में लीवर होता है उसी साइड में क्या होगा, अपना राइट साइड होता है। तो मैं उसी तरह से मान के आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। द इन्फेंट इज मोस्ट लाइकली इन विच पोजिशन। अब आपसे पूछा गया है कि अगर अपर राइट क्वाड्रेंट के अंदर आपको फीटल हार्ट टोन सुनाई दे रही है तो इन्फेंट का जो है वो मोस्ट लाइकली पोजीशन क्या रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, लेफ्ट सैक्रल एंटीरियर प्रेजेंटेशन, राइट ब्रीच प्रेजेंटेशन, लेफ्ट ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन या फिर राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर प्रेजेंटेशन। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर अपना, क्या रहेगा आंसर अपना। तो देखिए अभी की जो क्लासेस अपन कंटिन्यू कर रहे हैं नोट सेट के लिए, तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज तो 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये जो अभी अपन सेशन ले रहे हैं तो ये हो सकता है आपको प्री के लेवल के एमसीक्यूज आपको लग रहे हो, ठीक है, मगर ये आपके मेंस में भी इसी प्रकार के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है उसके अंदर आपको ऑप्शंस एक और बढ़ के मिले, ठीक है, फिर आपको बोले कि ए और बी करेक्ट है या फिर ए बी सी करेक्ट है या फिर चारों ही करेक्ट है या फिर ए बी ई करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार के एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इसलिए आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए उन एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए, और आपका अप्रोच सही होना चाहिए। नेगेटिव ऑप्शंस को एक्सक्लूड करते हुए उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है हमें, अगर वैसे क्वेश्चन हमें पूछे तो देखिए सपोज कीजिए ये क्या है अपना, अपना तो नहीं बट ये क्या है, किसी फीमेल का बेबी है, ठीक है। और ये अभी ये क्या है, इसका हेड, और ये क्या है, इसके लेग्स बोल दो या फिर आप कह दो टेल।
ठीक है। और ये यहाँ पे दूसरा बेबी है, दूसरी फीमेल का बेबी है। तो इसका हमने यहाँ पे क्या बनाया है, हेड बनाया है, और यहाँ पे क्या बनाया है, इसकी टेल बनाई है, या फिर इसके क्या बनाए हैं, बटक्स। टेल की जगह बटक्स ज्यादा सही लगेंगे। अब देखिए ये वाला बेबी है जो कौन सी पोजीशन के अंदर है, हेड ऊपर है, बटक्स नीचे है, तो ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली पोजीशन होती है ब्रीच पोजीशन। और हेड नीचे है, बटक्स ऊपर है, तो मतलब हेड क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो ये प्रेजेंटेशन क्या हो गया, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अब देखिए अपन क्या करते हैं, स्टमक को अपन यहाँ पे इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टमक को हम दो लाइंस के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये अपना क्या है, नेवल है, ठीक है, फीमेल का नेवल है, ठीक है। अब देखिए ब्रीच प्रेजेंटेशन में है तो हार्ट कहाँ रहेगा, नेवल से ऊपर रहेगा हमेशा। ये क्या हो गया, यहाँ पे हार्ट हो गया, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में हार्ट हमेशा नेवल से ऊपर रहता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं, ये हो गया इसका लेफ्ट साइड, ये भी लेफ्ट साइड, ये हो गया अपर एंड ये हो गया लोअर, ये हो गया इसका राइट साइड अपर एंड ये हो गया इसका राइट साइड लोअर। अब आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर हार्ट टोन फील हो रही है, लाउड फील हो रही है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में हो रही है। मतलब सबसे पहली बात कि अपर क्वाड्रेंट में कब होती है, जब बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में होता है। सबसे पहला हम सीखो, तो आपको देखो ब्रीच का ऑप्शन देख लो किस में आ रहा है, तो ब्रीच का आपके इसी एक में आ रहा है। अगर चारों ऑप्शन में भी ब्रीच आते तो फिर भी अपन आंसर निकाल लेते, कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में होता है, ठीक है, और सीधी लाई होती है उसकी, ठीक है, मैटरनल एक्सिस से फिटल एक्सिस एकदम सीधा रहता है, तो उसका हार्ट टोन कहाँ देखने को मिलती है आपको, राइट प्रेजेंटेशन में और लेफ्ट साइड में, इसी दो में ही इसकी हार्ट टोन देखने को मिलेगी। मगर राइट क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये राइट साइड में इसका हार्ट देखने को मिलेगा, लेफ्ट क्वाड्रेंट में तो लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी। ये आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। अब अगर बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है तो क्या हो गया, हेड नीचे है और इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करें वापस से, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हार्ट जो है वो नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिफेलिक प्रेजेंटेशन में हमेशा हार्ट किस में देखने को मिलेगा, लोअर पोर्शन के अंदर। हार्ट टोन कहाँ सुनाई देगी, लोअर पोर्शन ऑफ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ से एक और एडवांस लेवल का एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम में, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो ये वाली इमेज तो आप समझ ही गए होंगे आराम से, ठीक है। लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन है, ये है राइट ऑक्सीपुट पोस्ट एंटीरियर पोजीशन, क्योंकि एंटीरियर साइड में क्या है, इसके हेड है, ठीक है। और ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा तो यहाँ पे हार्ट साउंड आपको कहाँ सुनाई देगा, अपर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में हार्ट साउंड कहाँ सुनाई देगा, अपर क्वाड्रेंट के अंदर। ये क्या है, नेवल, और नेवल से ऊपर अगर हम इमेजरी लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट और ये हो गया लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। हमारा आंसर क्या गया था, राइट अपर क्वाड्रेंट। इस प्रकार से आंसर निकालना है, एमसीक्यू आता है इस टॉपिक में से। दूसरा आपके एमसीक्यू आ सकता है थोड़ा एडवांस लेवल का, आपको ये इमेज दे देंगे, ठीक है। आपको जैसे इमेज नंबर 1 दे दिया, फर्स्ट नंबर इमेज दे दी, सेकंड नंबर इमेज दे दी, या फिर थर्ड नंबर इमेज देके आपको पूछ लेंगे, क्या पूछेंगे कि ये जो आपको डॉपलर की पोजीशन देखने को मिल रही है, ये पोजीशन किसकी है बच्चों, यहाँ पे डॉपलर की पोजीशन है। तो आपको ये तीनों पोजीशन बना के दे दी और पूछ लिया कि ये जो डॉपलर से हम फीटल हार्ट को लोकेशन कर रहे हैं, ये कौन से वीक में कर रहे हैं, ठीक है। वीक आ जाएगा इसमें 16 to 24 वीक्स, ठीक है। आंसर बनेगा आपका 16 to 24 वीक। इमेज बेस एमसीक्यू है, ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे, बस इमेज बेस में आपको देके पूछ सकते हैं। इसके बाद में ये जो आपको एट द लेवल ऑफ नेवल, ठीक है, आपको जो सेकंड इमेज दिखाई देगी, ये कब होती है, मीडियम स्टेज में होती है। टाइम ड्यूरेशन इसका कितना रहता है, 24 to 32 वीक में। इसकी मदद ले रहे हैं, डॉपलर की मदद ले रहे हैं। थर्ड में क्या ले रहे हैं, एडवांस स्टेज होती है, नियर टर्म रहता है बेबी यहाँ पे। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में तो कहाँ जाएगी, अपर साइड के अंदर, और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में कहाँ जाएगी, लोअर साइड के अंदर। तो 32 से 40 वीक में रहेगा बच्चा, तब एमनियोटिक फ्लूइड भी एकदम एकदम अपने हाईएस्ट लेवल पे रहेगा। 8 टर्म 600 से 800 ml तक रहेगा, 800 ml अपन मानते हैं एक्यूरेट। तो वो अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा डॉपलर की वजह से, ठीक है। फीटल हार्ट लोकेशन कर रहे हैं और विदाउट डॉपलर कर रहे हैं तो भी अपनी पोजीशन यही रहेगी। तो
इस इमेज को भी आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू पूछे तो आपका गलत नहीं होगा। और अगर यहाँ से ये भी एमसीक्यू पूछ ले कि भाई अर्ली स्टेज के अंदर आपने हार्ट रेट सुनी है, मतलब 16 से 24 वीक का हार्ट रेट सुनी है, तो कितनी हार्ट रेट आपको सुनाई देगी? तो एवरेज अगर मान के चले तो 165 बीट पर मिनट तक हमें सुनाई देती है अर्ली स्टेज में। सेकेंड स्टेज में हम बात करें तो 145 बीट पर मिनट के अराउंड चलती है, और एट टाइम पे ये कितनी देखने को मिलती है? 140 बीट पर मिनट। तो अपना नॉर्मल रेंज कितना होता है फीटल हार्ट रेट का? ये रेंज देखने को मिलता है 110 से 160 बीट पर मिनट तक। अब देखिए आपको जो ये इमेज दिख रही है, ये किसकी इमेज है? ये है डॉपलर की इमेज, ठीक है। ये किसकी इमेज है? फीटल डॉपलर की इमेज है, ठीक है। अपन साथ साथ में इमेजेस को भी कवर करते जाएंगे तो ताकि अलग से एमसीक्यूज नहीं बनाने पड़े, साथ में दिखा दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे डॉपलर का हियरिंग मॉड्यूल लगा रहता है, जिसको स्टमक के ऊपर अपन जैलोकेन जेली बोल दो, या फिर इसकी एक आप जैसे ईसीजी करते हो तो ईसीजी के साथ में आप जेली का इस्तेमाल करते हो, वही जेली इसके ऊपर लगाते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स रहती है उसका मीडियम अच्छा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर उसका क्या हार्ट टोन आपको दिखाई देगी, ओके। और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने का कम करने का काम करती है, ओके। ये क्या है? डॉपलर मशीन। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें तो आप आराम से समझ गए होंगे कि अपना आंसर क्या निकलेगा, किस प्रकार से अपना आंसर बना है। द क्लाइंट यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्शन इन द गिवन बिलो इमेज शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू। एक क्लाइंट है जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का यूज में ले रही है। कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है? आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। हैव इसको क्लाइंट को जो अपन क्या आप किसके लिए इंस्ट्रक्ट करोगे, कौन सा ऐसा काम क्लाइंट करेगी, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्ट करना है, उसको एजुकेशन देनी है। हैव द डायफ्राम रीसाइज्ड इफ सी गेन्स 2.5 kg। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? हैव द डायफ्राम रीसाइज, आपको अपने डायफ्राम की साइज को रीसाइज करनी है। रिफ्रेन फ्रॉम कीपिंग द डायफ्राम इन लॉन्गर देन 4 आवर। ठीक है, सभी एमसीक्यू बन रहे हैं अपने आप में यहाँ पे, ठीक है। आपको डायफ्राम जो है 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है आफ्टर इंटरकोर्स। आप समझ सकते हो कि 4 to 6 आवर्स तक आपको रखना है, उसके बाद में आपको निकाल लेना है। हैव द डायफ्राम रीसाइज्ड इफ सी हैज एनी सर्जरी। अगर उसको एनी सर्जरी हुई तो आपको डायफ्राम की वापस से रीसाइज करवाना पड़ेगा। कीप द डायफ्राम इन कूल लोकेशन। आपको डायफ्राम को जो है वो कहाँ रखना है? कूल लोकेशन के अंदर रखना है। क्या बनेगा अपना यहाँ पे आंसर? तो देखो कौन सा किसके लिए उसको इंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, क्या एजुकेशन देनी है हमें इस फीमेल को। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या। ये क्या है? वेजाइनल डायफ्राम। एमसीक्यू है कि क्या है? वेजाइनल डायफ्राम है। दूसरा ये एमसीक्यू है कि कहाँ प्लेस करना है इसको। प्लेस कहाँ करना होता है? तो प्लेस्ड एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेजाइनल फोर्निक्स। ठीक है, कहाँ प्लेस करना होता है इसको? एंटीरियर टू पोस्टीरियर वेजाइनल फोर्निक्स के ऊपर, प्लस होल्डिंग स्पर्मिसाइडल जेली अगेंस्ट सर्विक्स। ठीक है, इसको यूट्रस की साइड में स्पर्मिसाइडल जेली नहीं लगानी है इसके, ठीक है। कहाँ लगानी है? सर्विक्स की साइड में स्पर्मिसाइडल जेली लगानी, ताकि ये एक्ट एज ए बैरियर मेथड, ताकि ये किस प्रकार से एक्ट कर सके? बैरियर मेथड के टाइप से। अगर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग कंप्लीट क्लास लेनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं 1-2 दिन में उस क्लास के लिए प्रिपेयर होके वो क्लास आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। कहाँ से एमसीक्यू बनता है, किस प्रकार से, अगर चाहिए तो, नहीं तो 1 by 1 में जैसे थोड़े थोड़े टाइम में एमसीक्यू 1-2 एमसीक्यू डालता रहूंगा पीपीटी के अंदर। दूसरा यहाँ से देखो एमसीक्यू बनता है, तो वो बनेगा कि इसको कितने टाइम तक जो है वो रखना चाहिए। तो नॉर्मल स्टे टाइम आए तो कितना होता है? 6 to
8 आवर्स का, ठीक है। कितने टाइम तक रखना चाहिए? 6 to 8 आवर्स के लिए हम इसको एटलीस्ट तो रखना चाहिए, एटलीस्ट। आफ्टर इजाकुलेशन, आफ्टर इजाकुलेशन 6 to 8 आवर्स तक तो हमें ये रखना ही चाहिए, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका प्रोटेक्शन कर सके। इट आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम HIV एंड HPV, ठीक है। HIV HPV सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए ऑप्शन पे चलते हैं, कौन सा ऑप्शन अपना क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा कि हमें ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है, OCP है, तो OCP नहीं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो इसको क्या करेंगे अपन, स्टोर इन द कूल लोकेशन, ठीक है, इसको कूल लोकेशन के अंदर हम इसको करेंगे, स्टोर करके रखेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कर सके, एफिशिएंटली वर्क कर सके। बाकी देखो, अगर आपका वेट, अगर फीमेल का वेट गेन 2.5 kg है तो इसको रिसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 kg से ज्यादा हो जाए तब जाके इसको रिसाइज करने की जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। रिफ्रेन द कीपिंग डायफ्राम लॉन्गर देन 4 आवर, कि आपको 4 घंटे तक ज्यादा रखना है, 4 घंटे से नहीं, 6 to 8 आवर्स तक एटलीस्ट इसको यहाँ पे रखना है। 4 घंटे से ज्यादा तो 6 घंटे भी होता है, तो 6 घंटे नहीं, 6 to 8 आवर्स से एटलीस्ट रखना है, मिनिमम रखना है, ठीक है, बट नॉट मोर देन 24 आवर। 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रखना है, बट नॉट एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तक रखना है। हैव डायफ्राम रीसाइज इफ शी हैज एनी सर्जरी, तो यहाँ पे एनी सर्जरी कुछ हो वेजाइनल रिलेटेड, तो आप हो सकता है कि आप डायफ्राम की साइज कराओ। इसमें सर्जरी में ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि वेजाइनल सर्जरी है कहाँ की है। अगर यहाँ पर वो बता देता कि एब्डोमिनल सर्जरी कर दी गई है, तो आपको जो है वो वापस से रीसाइज करवाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। बाकी ये अलग अलग साइजेस के अंदर आता है, तो यहाँ पे इस लाइन का यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, बस इसको कूल लोकेशन पे हमें स्टोर कर रखना है, क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर के हिसाब से काम करता है, तो ठीक है। एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर, जैसे जिपमेर के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया था, तो वहां पर जिपमेर के अंदर भी उन्होंने इसका करेक्ट आंसर किसे माना है, ऑप्शन नंबर डी को उन्होंने यहाँ पे करेक्ट माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ड्यू टू, इंडिया में अभी कौन सी स्टेज चल रही है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज ऑफ पॉपुलेशन। क्यों, किस वजह से ऐसा अभी जो करंटली स्टेज चल रही है वो क्यों चल रही है, किस वजह, इसका रीजन क्या है। बर्थ रेट स्टेशनरी, डेथ रेट कंटिन्यूसली फॉल, मतलब इसमें क्या बोला गया है कि आपकी जो बर्थ की जो रेट है वो एक नॉर्मल लेवल से चल रही है, बट डेथ रेट जो है वो कैसी हो गई है, फॉल हो गई है, क्या ये रीजन है। डेथ रेट डिक्लाइन फास्टर देन बर्थ रेट, अभी बताया गया है कि डेथ रेट जो है वो ज्यादा डिक्लाइन हो रही है इन कंपेरेटिवली टू बर्थ रेट, कि बर्थ रेट भी कम हो रही है मगर डेथ रेट उससे ज्यादा हो रही है। ऑप्शन थर्ड में क्या बोला गया है, डेथ रेट, बर्थ रेट डिक्लाइन, डेथ रेट सेम। यहाँ पे बताया गया है कि जो बर्थ रेट है वो यहाँ पे कम हो रही है, मगर जो डेथ रेट है वो अपने जो सेम टाइम सेम पीरियड से चल रही है। बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो बर्थ रेट है वो कम है किससे, डेथ रेट से। तो क्या रीजन हो सकता है कि इनमें से आपको देख के क्या लगता है कि इनमें से लेट एक्सपेंडिंग स्टेज का उदाहरण क्या है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। तो देखिए इस एमसीक्यू से समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, ये सब आप किसके अंदर पढ़ते हो, डेमोग्राफी साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर हम इससे भी चीजें पढ़ते हैं, और इसकी स्टेजेस अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कितनी स्टेज होती है इसकी, 5 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, स्टेज फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, हाई स्टेशनरी। और इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो बर्थ रेट होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। डेथ रेट होती है वो भी कैसी होती है, हाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज 2 की, इसे हम क्या बोलते हैं, अर्ली एक्सपेंडिंग।
इसके यहाँ पे पैरामीटर और भी होते हैं, मगर अपना आंसर इसी से आ जाएगा और एग्जामिनर भी इसी से ही पूछता है, ठीक है। मगर स्टेजेस के बारे में आपको ध्यान में रखनी है, 5 स्टेज होती है इसकी। अर्ली एक्सपांडिंग के अंदर देखिए क्या होता है, डेथ रेट जो है वो क्या होती है, डिक्लाइन होती है। और बर्थ रेट जो होती है वो कैसी होती है, हाई ही रहती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, बर्थ रेट जो होती है वो हाई रहती है और डेथ रेट जो है वो स्लाइटली डिक्लाइन होना शुरू कर देती है। थर्ड स्टेज जो होती है, इस स्टेज को हम कहते हैं लेट एक्सपैंडिंग स्टेज, जिससे अपना एमसीक्यू बना है ये। इसके बारे में पूछा गया था, लेट एक्सपेंडिंग के बारे में पूछा गया था। थर्ड स्टेज के अंदर क्या था, लेट एक्सपेंडिंग क्यों बोलते हैं इसके अंदर, इसमें क्या होता है, जो डेथ रेट होती है वो भी क्या होती है, डिक्लाइन होती है, और बर्थ रेट भी क्या होती है, डिक्लाइन होती है। मगर जो डेथ रेट होती है वो फास्टर डिक्लाइन होती है, ठीक है, इन कंपेरेटिवली टू डेथ रेट, ठीक है। बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रही है मगर डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है, बट डेथ रेट जो है वो फास्ट फास्ट एकदम जल्दी जल्दी वो गिर रही है। बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रही है, इसलिए अपना आंसर क्या करेक्ट जाएगा इसमें, बर्थ रेट डिक्लाइन फास्टर देन बर्थ रेट, ठीक है। डेथ रेट डिक्लाइन फास्टर देन बर्थ रेट, इसलिए इंडिया भी कौन से स्टेज में है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। डेथ रेट क्या हो रही है, गिर रही है, मतलब लोग कम मर रहे हैं, और बर्थ रेट भी कम हो रही है, मगर लोग पहले क्या था, इक्वल था, फिर क्या था, एक हाई एक कम, ठीक है, मगर डेथ रेट डिक्लाइन हो रही थी। मगर अभी क्या हो रहा है, डेथ रेट फास्टर डिक्लाइन हो रही है, मतलब लोग ज़्यादा जी रहे हैं, और बर्थ रेट स्लाइटली डिक्लाइन हुई है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इन कंपेरेटिव अपन समझे तो, ठीक है। अपना आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज को अपन बोलते हैं स्टेज 4। इसका क्या नाम होता है, लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी के अंदर क्या होता है, दोनों ही यहाँ पे क्या रहती है, लो रहती है। इसके बाद में स्टेज 5, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिक्लाइन स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, बर्थ रेट तो क्या होती है, लो होती है, और डेथ रेट होती है वो कैसी होती है, डिक्लाइनिंग होती है, गिरती रहती है कंटिन्यूसली। तो इंडिया अभी कौन सी स्टेज में है, स्टेज 3 में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। क्या रीजन है इसका, बर्थ रेट भी गिर रही है और डेथ रेट जो है वो ज्यादा फास्ट गिर रही है, मतलब डेथ रेट डिक्लाइन फास्टर देन बर्थ रेट। अपना आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, a client is admitted to the hospital for hypertensive crisis, diazoxide is ordered during administration the nurse should। एक क्लाइंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिसके लिए हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन हुई है, उसको डायजोक्साइड उसको दी गई है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे नर्स को पता होना चाहिए, प्लेस द क्लाइंट इन टेंडरलंगबर्ग पोजीशन, क्लाइंट को टेंडरलंगबर्ग पोजीशन में प्लेस करेगा। यूटिलाइज ए इन्फ्यूजन पंप का यूज करेगा ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। कवर द सॉल्यूशन विथ फॉइल, फोटोसेंसिटिव ड्रग होगी ये, इसलिए इसको फॉइल करने की नीड होगी। या फिर चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करेगी। नर्स यहाँ पे क्या करेगी, तो देखिए जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है तो इसमें पोजीशन क्या देंगे, डोर्सल रिकमेंडेड। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, तो हमें पोजीशन तो क्या देनी चाहिए, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन में क्या बताया गया, यूटिलाइज एन आईवी इन्फ्यूजन, जी नहीं, आईवी इन्फ्यूजन पंप का यूज में नहीं लेंगे, इसको हम देते कैसे हैं, आईवी पुश से।
ठीक है, डायरेक्ट पुश करते हैं इस मेडिकेशन को ताकि जल्दी जल्दी हाइपरटेंसिव क्राइसिस, क्योंकि क्राइसिस वाली कंडीशन है, इसको जल्दी ट्रीट होना जरूरी है। पेशेंट को एक एज इमरजेंसी के रूप में काम कर सकती है, ठीक है, हेमरेज करवा सकती है। नेक्स्ट, कवर द सॉल्यूशन विद फॉइल। कवर करने की नीड नहीं है, बस इसको अपन क्या रखो, रूम टेम्परेचर पे रखो। प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्ट, मॉइस्चर से इसको क्या करना है, बचाना है, ठीक है। थोड़ा इसको स्लाइटली डार्क रूम में रख सकते हैं, तो अपना आंसर क्या करेक्ट जाएगा, चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखो जो डाइजोक्साइड जो है ड्रग है, ये क्या करती है, डू हाइपरग्लाइसीमिया। ये अपना आंसर है, एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट है कि डाइजोक्साइड जो ड्रग है, ठीक है, इसको अपन हाइपर स्टेट भी बोलते हैं। ये क्या करती है, हाइपरग्लाइसीमिया करती है, एक तो सबसे बड़ी बात। तो इसको अपन किसके अंदर काम में ले सकते हैं, पेनक्रियाटिक कैंसर के अंदर, जिससे इंसुलिन कम बन रहा हो, पेनक्रियाज में, टेल में वगैरह में बीटा सेल को अफेक्ट करता हो, ठीक है। और अपन कहाँ काम में ले सकते हैं इसको, अगर किसी पेशेंट में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आप पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है तो क्या पेशेंट को कैंसरिंग सेल है, ज़्यादा भी बन सकता है, कम भी बन सकता है, तो पेनक्रियाटिक कैंसर में काम में ले सकते हैं। दूसरा, अगर इस मेडिकेशन को आप ड्रॉप करोगे तो सडनली पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को आपको असेस करना है, आरबीएस कर लीजिए, और फिर उसके बाद में आप क्या कर दो, इस ड्रग को दे दीजिए पेशेंट को। तो ठीक है, आज हमने कुछ अच्छे एमसीक्यू सोल्व किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट हाई यील्ड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऐसे टॉपिक्स बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले टॉपिक है, डायबिटिक मेलिटस वगैरह, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।